ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूं इस सेबी रीजनल सेमिनार में, जो कि जॉइंटली कंडक्ट किया गया है विद सेबी एनएससी एंड एनएसडीएल। इस वीक हम वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि आईएसको द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन द्वारा इनिशिएटिव, जो कि इन्वेस्टर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ को पूरे विश्व में पूरे इसको प्रदान करने का इस इनिशिएटिव को लेते हुए, जो कि सेबी, जो एक एज अ रेगुलेटर आईएसको के जो मेंबर हैं, इसी सेबी की गाइडेंस के द्वारा हम ये प्रोग्राम का आयोजित किए हैं आज। आशा करता हूँ आप सभी को सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में जितने भी क्वेरीज या फिर जो भी प्रश्न आप पूछेंगे, उनका सारा हम लोग इसमें उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, बेसिक जानकारियां, जो कि वो हम आपको इस वेबिनार द्वारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम मैं आज की जो हमारे मुख्य अध्यक्ष जो आए हुए हैं सेबी से, मिसेस प्रीति पाठक, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं इस वेबिनार में। एंड मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के हमें इस वेबिनार में ज्वाइन किए हैं। धन्यवाद। मेरा ये काम है ऐसा, उसमें कुछ इन सब औपचारिकताएं अच्छे अच्छा है, बट ये मुझे अच्छा लगता है इन सब जगहों पे आकर, इस फोरम में। बहुत जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे अगले स्पीकर जो है मिस्टर रोहित जी, जो कि एनएससी से हम मेरे साथ जुड़े हैं। मैं रोहित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने समय निकालकर इस वेबिनार में ज्वाइन किए हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर, मैं यहाँ से मिसेस प्रीति पाठक, जो हमारे मुख्य अध्यक्ष हैं, उनको मैं इस सेशन को आगे बढ़ाने की उद्देश्य देता हूँ। मैडम, इट्स ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू पुष्प और रोहित जी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको सेबी और उससे संबंधित थोड़े जानकारी दूंगी, और आपको जो भी सवाल हो या जानकारी और भी चाहिए तो आप बीच में भी मुझे रोक सकते हैं, और प्रोग्राम के आखिरी में भी आप सवाल कर सकते हैं। इस मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सवाल पूछिए और जानकारी प्राप्त करिए। तो जैसे कि हम शुरू करते हैं कि जैसे सेबी सेबी जो है ये स्टॉक मार्केट की रेगुलेटर है। स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं ब्रोकर, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी के साथ डीपी और भी छोटे छोटे मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ये सभी स्टॉक मार्केट को मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इसमें सेबी इन सभी के ऊपर इनको रेगुलेट करने के लिए नियम बनाता है, और यदि कुछ नियम के अलावा और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए सर्कुलर इशू करता है। तो सेबी जगह जगह अपने हिसाब से मार्केट को इम्प्रूव करने का और कोशिश करता है कि शायद यहाँ पे इस तरह से करने से मार्केट का कंडक्ट, मार्केट की जो भी प्रोसेस है और स्मूथ होगी या अच्छी चलेगी, और जो भी निवेशक मार्केट में आ रहे हैं उनको जानकारी पूरी मिलती रहे, इसकी भी कोशिश सेबी की रहती है। मैं आपको आपका जैसे आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, यदि कोई समस्या आ रही है उसके मामले में आपको कहाँ पहुंचना है, किधर शिकायत फाइल करनी है, किस तरह से आपको शिकायत शिकायत का निवारण होगा, इसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि रोहित जी और पुष्प जी आपको मार्केट से संबंधित, सिक्योरिटी मार्केट में और भी दूसरी जानकारियां देंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कंप्लेंट्स के बारे में जो भी सेबी ने किया है, और आगे आप लोग यदि सुझाव देंगे इसमें कोई सुधार की जरूरत है तो उसमें वो सब करने की कोशिश की जाएगी। तो जो यदि आप मार्केट में ट्रेड करते हैं उसमें अगर यदि आपको कोई समस्या है या जानकारी की कुछ ऐसी जानकारी जो टेक्निकल जानकारी है, तो एक सेबी ने एक कोर्स करके ऑनलाइन कंप्लेंट्स का फॉर्मेट प्लेटफॉर्म बनाया है। उसमें एक बहुत ही छोटी सी जानकारी, ईमेल आईडी, नेम, फोन नंबर देकर अपना एक लॉगिन बना के आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और वो शिकायत सीधे एक्सचेंज या डिपॉजिटरी या किसी और इंटरमीडियरी के पास पहुंचती है, और वो अपने हिसाब से उस चीज को आपको उसको हल करके आपको देती है। फिर हम देखते हैं उस जानकारी को जो एक्सचेंज या डिपॉजिटरी या किसी इंटरमीडियरी से आई है,
कि वो जानकारी आपको जो दी गई है वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपसे भी उसके मामले में संज्ञान लिया जाता है कि क्या आप इस समस्या के निवारण से संतुष्ट हैं कि नहीं, उसके बाद उस शिकायत को बंद किया जाता है। इन सभी इतने सारे जो सेबी में शिकायत आई, एक्सचेंज के पास गई, डिपॉजिटरी के पास गई, उसके बाद इंटरमीडिएरी के पास गई, इन सभी जो एक कंप्लेंट का प्रोसेस है उसमें आपको कई बार स्कोप होता है कि आप हमारे पास वापस आ सकते हैं, कि आपको कोई और जानकारी देनी है, या हमें भी स्कोप रहता है। तो आपके पास इस तरह से शिकायत करने का तरीका मैंने बताया। आगे मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो आप जो जानकारी आपकी जो जानकारी के जो स्रोत हैं, जैसे एक्सचेंज पे यदि कोई कंपनी आके बोल रही है या कुछ अखबारों में अपने बारे में जानकारी निकल रही है, अखबारों के बारे की जानकारी के बारे में भी एक्सचेंज की वेबसाइट पे कुछ क्लेरिफिकेशन रहते, उस पर ही भरोसा करें। आपको यदि कोई व्यक्ति अपने आप कोई एसएमएस आ रहा है कि कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो उस जानकारी को आप एक्सचेंज की वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जानकारी की यह कंपनी कहीं पर इसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यह जानकारी पहले कंपनी को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर डिक्लेयर करनी होती, तभी वह जानकारी प्रामाणिक होती है। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे निवेशक एसएमएस पर या कोई फोन कॉल से उनको कोई छोटी मोटी जानकारी मिलती है, उस पर भरोसा करके ही किसी भी कंपनी के स्क्रिप्ट में पैसा डालते हैं, और फिर उन्हें उसका बहुत अफसोस होता है कि शायद यह जानकारी जो उनको दी गई है यह सही नहीं थी। तो जानकारी प्राप्त करने का जो सही स्रोत है उस पर भी आप जरा गौर करें जब भी आप निवेश करें, और उस तरह से आप जागरूक निवेशक बने और अपना जो कीमती पैसा है वो सही जगह लगाएं, ना कि सुनी सुनाई बातों पे या किसी के द्वारा भेजे गए मैसेज के आधार पर निवेश करें। तो यह जानकारी मैं आप सबको देना चाह रही थी, और इसके अलावा अभी आपको रोहित जी और पुष्प जी आगे और आपको बताएंगे। अच्छा पुष्प जी, और मैं कुछ किस मामले पे इनको जानकारी दूं? नहीं मैम, ठीक है। आपने जितने भी ग्रीवेंस के बारे में बताए वो सारे ठीक है। हम्म। अ, तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद रोहित जी जो है एक्सचेंज का ले लेंगे। हाँ हाँ। तो ठीक है मैम। थैंक यू वेरी मच मैडम। जो भी आपने यहाँ पे सेबी के बारे में एज ए रेगुलेटर के बारे में यहाँ पे हमें जानकारियाँ दी किस तरह सेबी रेगुलेट करती है मार्केट को, एंड ग्रीवेंस के बारे में, जैसे आपको कंप्लेन अगर दर्ज करना रहेगा तो किस प्रकार से आपको दर्ज करना चाहिए सेबी में। तो ये सारी जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत मैं शेयर करूंगा। उसके बाद फिर जो लेटर ऑन एक्सचेंज पार्ट है वो मिस्टर रोहित जी द्वारा लिया जाएगा। मैं प्रेजेंटेशन जो है आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। तो मेरा जो पार्ट है बेसिकली डिपॉजिटरी के बारे में है। इसमें डिपॉजिटरी की क्या क्या सर्विसेज दिया जाता है, उसके अलावा ये सर्विसेज जो है कैसे आपको लेना है नोट, इस सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में मैं थोड़ा जानकारियाँ देना चाहूँगा कि इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट जो है वो काफ़ी पुरानी है, मतलब काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। कि पहले ये फिजिकल जो भी होता था कि फिजिकल ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस जो पहले चलता था, इसके दौरान 1986 में डीमेटलाइजेशन का जब एक्ट पास हुआ, उसके बाद फिर जो भारत में जो डिपॉजिटरीज बनी हैं, इसमें एनएसडीएल एज अ डिपॉजिटरीज एस्टैब्लिश हुआ था 1996 में। फिर वो जितने भी शेयर्स वगैरह है डीमेटलाइजेशन का काम शुरू हुआ। अ, आज के दिन में देखेंगे तो सब कुछ पेपरलेस हो गया है। चाहे वो इंश्योरेंस हो या फिर कुछ हो, सब आप डीमेटलाइज उसको कर सकते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन इस तरह रहेगा। नंबर वन हम लोग बात करेंगे डीमैट अकाउंट के। सेकेंड वन इज बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। थर्ड वन जो बात करेंगे सर्विसेज, डिपॉजिटरी द्वारा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ वन इज ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। फिफ्थ इज प्लेज, फिर बात करेंगे मार्जिन प्लेज के बारे में। सिक्स सेवन्थ इज कंसिडर्ड अकाउंट स्टेटमेंट। उसके बाद लास्ट में जो बात करेंगे
इन्वेस्टर ग्रीवेंस। तो डीमैट अकाउंट बेसिकली जस्ट लाइक Your voice is not coming, not audible. ओके, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? Hello. Yeah, I am getting you. I am getting you. May not be others. Can check it. You're audible. Okay, okay. Thanks for the confirmation, sir. Might be there might be some technical issues from your side, so we can, yeah, we can continue with our presentation. So मैं बात कर रहा था डीमैट अकाउंट के बारे में। तो डीमैट लर्निंग सेशन होता है ना, क्योंकि दूसरे को पढ़ाना है तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट के बारे में मैं बात कर रहा था। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट जो है वो जस्ट एज ऑफ आपके जो बैंक अकाउंट है सिमिलरली वैसे ही फंक्शंस करते हैं। जिससे आप बैंक फैसिलिटेट करता है कि आप जो भी अपनी कैश है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप उसे होल्ड कर। सिमिलरली यहाँ पे डिपॉजिटरीज जो है आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो सिक्योरिटीज है उसको फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको होल्ड कर पाएँ, उस पर ट्रेड कर पाएँ। तो ये जो सर्विसेज दिया जाता है एक रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उनके द्वारा दिया जाता है। तो आप कोई भी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। आज के डेट में ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेसिंग बहुत ही आसान हो गया है। अब कहीं पे भी बैठ के अपना अकाउंट जो है खोल सकते हैं। ई केवाईसी जो है ऑनलाइन प्रोसेस हो वो भी आ चुका है। फिजिकल वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो है डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद जो डीमैट अकाउंट नंबर रहता है बेसिकली अगर आपने एनएसडीएल के साथ खुलाया होगा तो आपका डीमैट अकाउंट नंबर आईएन से स्टार्ट रहेगा। एंड अगर आपने सीडीएसएल के साथ खुलाया है तो फिर आपका न्यूमेरिक कैरेक्टर में आपका डीमैट अकाउंट नंबर रहेगा, जो कि एक कॉम्बिनेशन है आपका डीपीआईडी और कस्टमर आईडी एंड क्लाइंट आईडी। ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आपका डीमैट नंबर अकाउंट नंबर होता है। एक सेकेंड। बात करते हैं बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट की। सो ये बीएसडी अकाउंट जो है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में, जिसमें अप टू 50,000 अगर आप 50,000 तक होल्ड कर रहे हैं अपने शेयर्स तो उसमें कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। एंड अगर आपका होल्डिंग 50,000 से 2 लाख रुपए के अंदर है तो उसमें आपको नॉमिनल जो एएमसी है 100 रुपया वो देना पड़ेगा। एंड अगर आपका होल्डिंग 2 लाख से ऊपर हो जाता है फिर आपका वो बीएसडी अकाउंट जो है रेगुलर डीमैट अकाउंट की तरह वो कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको एएमसी देना पड़ेगा वहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा। तो आपको जब ये बीएसडी अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका आपको बहुत ही ध्यान पे ये सारे जो थ्रेशोल्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है इसको मेंटेन करते हुए इसको चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने दोनों अकाउंट यानी एक बीएसडी अकाउंट खुला है और सिमिलरली आपने दूसरे ब्रोकर या डीपी के साथ दूसरा अकाउंट खुलाया है डीमैट अकाउंट, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो सेकेंड अकाउंट में जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तब आपका ये बीएसडी अकाउंट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर अकाउंट में। तो अक्रॉस डिपॉजिटरी चाहे वो एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल हो आप खाली एक ही बीएसडी अकाउंट जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें एज अ सिंगल होल्डर ही आप ये जो बीएसडी अकाउंट है उसको सिक्योरिटीज मार्केट में ऑपरेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं सर्विसेज। सर्विसेज क्या क्या आपको दिया जाता है थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नंबर वन इज डीमेटलाइजेशन। सो डीमेटलाइजेशन क्या है कि जब आप फिजिकल सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस को बोला जाता है डीमेटलाइजेशन। सो द प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आपको डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ आपका जो फिजिकल सर्टिफिकेट है वो अपने डीपी या फिर ब्रोकर को जमा देना पड़ेगा। उसके हिसाब से जब डीपी या ब्रोकर उसको वेरीफाई करके रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट जो कंपनी के अपॉइंटेड आरटीए है उनको फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो वेरीफाई होकर डिपॉजिटरी सिस्टम में आता है। फिर हम डिपॉजिटरी सिस्टम से आपके जो डीमैट अकाउंट है वहाँ पे क्रेडिट करते हैं। सो ये एक प्रोसेस है डीमेटलाइजेशन का।
सेकेंड वन इज रीमेटलाइजेशन। रीमेटलाइजेशन जस्ट ऑपोजिट है डीमैट के, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज से फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं रीमेटलाइजेशन। थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे आप बैंक अकाउंट में एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में जो है फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ वन, चेंज ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी बात करूंगा। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स, जो भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग आप लोग करते हैं उसका सारा सेटलमेंट जो है डिपॉजिटरीज से वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास जब वो जाता है सेटलमेंट के लिए, वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन या क्लियरिंग हाउस वो T+2 जो सेटलमेंट प्रोसेस है उसमें वो सेटल किया जाता है। एंड जो भी सर्विसेज है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये सारी सर्विसेज जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जो लाइक आप लोग को सर्विसेज दिया जाता है, लाइक ट्रांसपोजिशन वगैरह हो गया। अगर आप फिजिकल सर्टिफिकेट होल्ड कर रहे हैं उस केस में अगर आपको जो आपके डीमैट अकाउंट के ऑर्डर पे नहीं है तो फिर उसको आप ट्रांसपोजिशन कम डीमैट बोलते हैं, उसके द्वारा आप उसको डीमैटलाइज जो है कर सकते हैं। इसके बाद नॉमिनेशन आता है। नॉमिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। काइंडली आप जो भी अकाउंट आप होल्ड कर रहे हैं उसमें काइंडली आप नॉमिनेट करें, सो दैट फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उन केस में आप जो भी नॉमिनेशन मेंशन किया गया है अकाउंट में वो शेयर्स जो है नॉमिनी को मिले। सो जो भी डीमैट फॉर्म में आप होल्ड कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ को, वो एकदम 100% सेफ एंड सिक्योर है। बात करते हैं ट्रांसमिशन की। सो अगर आप अकाउंट जो है सिंगल जो मोड में ऑपरेट कर रहे हैं अकाउंट को, उस केस में अगर सिंगल होल्डर का डेथ हो जाता है, उस केस में अगर नॉमिनी मेंशन किया गया है अकाउंट में, तो जो नॉमिनी है उनको शेयर ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके नाम पे। एंड अगर नॉमिनी मेंशन नहीं है उस केस में लीगल हायर, जो लीगल हायर की प्रॉपर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही शेयर जो है लीगल हायर को ट्रांसफ़र किया जाता है। सिमिलरली अकाउंट जब आप जॉइंट मोड में ऑपरेट कर रहे हैं उस केस में अगर एक होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो सर्वाइविंग होल्डर है उनके अकाउंट पे शेयर्स जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर दोनों होल्डर की डेथ हो गई तो उस केस में जो नॉमिनी है, नॉमिनेशन अगर दिया गया है तो नॉमिनी के नाम पे वो शेयर ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंड अगर नॉमिनेशन नहीं गया है तो अगेन यहाँ पे लीगल हायर जो है लीगल हेयर के नाम पे शेयर ट्रांसफर किया जाएगा। सो ये सारी प्रोसेस है ट्रांसमिशन की। तो यहाँ पे स्टेप्स वगैरह मैं आपको बताना चाहूँगा। शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो कंपनी के साथ ही अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप डिमेटलाइज फॉर्म में है तब उस केस में आपको ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट जो है अपने डीपी को देना है। इसके अलावा आपको डेथ सर्टिफिकेट और फॉर्म्स वगैरह वो सारा सबमिट करना रहेगा। सो ये सारी प्रोसेस है ट्रांसमिशन की। अब बात करते हैं प्लेज। प्लेज बेसिकली डिपॉजिट है सम पर्सनल प्रॉपर्टी एज अ कोलैटरल फॉर अ डेट। सो बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट में जैसे आप बैंक में अब जाएंगे तो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे मिलता है, यहाँ पे भी आप सिक्योरिटीज मार्केट में आपको जब गिरवी रखेंगे अपने शेयर्स को, वहाँ पे आपको क्रेडिट दिया जाता है, मार्जिन ले सकते हैं। तो वो मार्जिन से जो है आप अपना जो ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके शेयर जो है आप जैसे पहले होता था कि अब शेयर जो था इन्वेस्टर के अकाउंट से वो ब्रोकर्स की डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था, फिर वो आपका प्लेज क्रिएटेड होता था। अभी वैसा नहीं है। अभी जो कि सेबी का जो सर्कुलर आया हुआ था इफेक्टिव फ्रॉम September 1, 2020, जिसमें आपका शेयर्स जो है अभी इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में ही रहेंगे और वहीं से आपका गेन वगैरह क्रिएटेड रहेगा। अगर एज अ इन्वेस्टर आप अगर इसको मार्जिन प्लेज का कंफर्मेशन देना है तो आप हमारे स्पीडी जो
ऑनलाइन माध्यम है उसके द्वारा भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा CDSL के लिए आपको ईजीएस्ट से करना पड़ेगा। स्पीडी और ईजीएस्ट ये दोनों ऑनलाइन माध्यम है जिसके द्वारा आप मार्जिन प्लेस जो है कंफर्मेशन आप दे सकते हैं। बात करते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट की। तो ये स्टेटमेंट जो भी अकाउंट डीमैट अकाउंट होल्डर है तो उसको हम एवरी मंथ हम इसको सेंड करते हैं जिसमें आपका सब कुछ दिया जाता है। अगर आप डीमैट अकाउंट मल्टीपल डीमैट अकाउंट होल्ड कर रहे हैं तो उसका भी डिटेल्स रहता है। डीमैट के साथ आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक्ड है वो भी दिया जाता है। इसके अलावा आपने जो सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्शन किया हुआ है उसका डेट वाइज सारा हिस्ट्री दिया जाता है ताकि चाहे वो इक्विटीज़ क्यों ना हो, डेट सिक्योरिटीज़ क्यों ना हो या फिर म्यूचुअल फंड क्यों ना हो, अगर म्यूचुअल फंड में आप SIP भी कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक महीने में कितना आपका कट रहा है, उसका रिटर्न क्या है, ये सारी डिटेल्स जो है एक स्टेटमेंट द्वारा आपको दिया जाता है ताकि इसको आप एक प्रॉपर इसका ट्रैक रख पाएँ, आप उसको सही तरह से उसको देख पाएँ। एंड इसके अलावा आप उसको पढ़ के या फिर उसको जांच के आप इसका आगे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आप सही एक निर्णय ले पाए। सो हमारा वेबसाइट भी है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का, तो वहाँ जाके आप सारी जो डिटेल्स है वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बोलने से आगे में कुछ एक दो पॉइंटर्स है जो एज अ निवेशक आप लोग को हमेशा ध्यान पे रखना है कि आप जब भी सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश करते हैं तो निवेश करने से पहले आप जब भी जुड़ते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में किसी से भी आप डील कर रहे हैं तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको चेक करना है कि इंटरमीडियरीज वगैरह सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको अगर लगता है कि कोई भी इंटरमीडियरीज का क्रॉस चेक करना है तो सेबी का हेल्पलाइन नंबर्स है, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सारी डिटेल्स के बारे में। इसके अलावा हमें जब हम सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो बहुत सारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रिस्क के साथ आता है, चाहे वो हाई रिस्क हो, मीडियम रिस्क हो, लो रिस्क हो। तो ये रिस्क को हमको समझना पड़ेगा, हमारा रिस्क प्रोफाइलिंग की बहुत ज़रूरी है। हम निवेश से पहले अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करें। इसके अलावा हमारा जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ही शेयर मार्केट में निवेश करें। अकाउंट ओपनिंग आप जब अकाउंट ओपन करते हैं उसके टाइम जब KYC फॉर्म्स वगैरह साइन करते हैं तो जब फॉर्म्स वगैरह साइन करते हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रहता है। तो उस सारी डिटेल्स को आपको एक पढ़ के ही साइन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अपनी ब्रोकर या DP बोले कि यहाँ पे साइन कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है कि वहाँ पे ब्लैंकली आप साइन कर दिए, वैसा नहीं है। आप उसको चाहे कितने दिन भी लगे आपको उसको पढ़ने में, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को उसको ध्यान से पढ़ के ही उसमें साइन करें। और कोई भी KYC पॉइंट में आपको लगता है कि वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो उसको स्ट्राइक ऑफ करके वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। इसके अलावा आप जब अकाउंट ओपन करते हैं डीमैट अकाउंट उस टाइम आपको DIS स्लिप दिया जाता है जिसे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप कहते हैं। तो DIS को आप ब्लैंक, जब वो ब्लैंकली आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, वहाँ पे क्लाइंट ID वगैरह मेंशन किया जाएगा तभी आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप ये DIS स्लिप जब भरते हैं वहाँ पे ISIN नंबर के साथ नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना ट्रांसफ़र करेंगे वो सारा डिटेल्स भर के सिग्नेचर वगैरह प्रॉपरली मेंशन करके ही वो अपनी DP या फिर ब्रोकर को उसको हैंड ओवर करे। एंड जो भी आपके अकाउंट और एक चीज़ है कि पावर ऑफ अटॉर्नी अभी आप वॉलेंटरी डॉक्यूमेंट है, वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आप कन्वीनियंट नहीं है POA से तो वो आप नहीं भी दे सकते हैं अपने ब्रोकर। हाँ, वो ये रहता है कि आप एक ट्रेडिंग के इसके लिए आपको POA की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको POA की मैंडेटरी पड़ेगा उस टाइम। तो आपको ध्यान पे रखना है जब आप POA साइन करके आप ऑथराइज ब्रोकर को देते हैं तो आप उसे
सोच बूझ कर समझ कर ही उसको साइन करके दे। इसके अलावा आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी जो अकाउंट में है उसको हमेशा अपडेटेड रखिए, सो दैट जो भी आप ट्रांजैक्शन मार्केट में कर रहे हैं तो उसका सारा कम्युनिकेशन जो है आपको तुरंत ही मिले आपके मोबाइल और ईमेल पे। चाहे वो क्योंकि वो एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज तो भेजते ही हैं, आपकी जो भी ट्रांजेक्शन है उसका क्लियरली आपको एसएमएस या ईमेल मिलता रहे। और फिर जो भी ऑनलाइन अकाउंट आप ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो डीमैट हो या फिर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट हो, तो उस अकाउंट में आप पासवर्ड जो है किसी को शेयर मत कीजिए। उसको पासवर्ड को आप फ्रिक्वेंटली चेंज कीजिए, सो दैट आपका वो जो अकाउंट है मिस यूटिलाइज ना हो। तो ये सारी बातें हैं जो मैं एड्रेस करना चाहता था। इसके अलावा अगर आपका कोई शिकायत है या फिर कोई कंप्लेन अगर आपको दर्ज करना है कोई भी डीपी या फिर ब्रोकर के अगेंस्ट में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको उस डीपी या फिर ब्रोकर का ऑफिस में कंप्लेन करना पड़ेगा। उसके इन्वेस्टिगेशंस सेल जो है वहाँ पे कंप्लेन करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे कंप्लेन देने 5 या 7 दिन के अंदर अगर आपका कंप्लेन सुलझाव नहीं होता है तो फिर आप सेबी की जो स्कोर्स पोर्टल है scores.gov.in, वहाँ जाके भी आप जो है अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अगर डिपॉजिटरी में आपका अगर कंप्लेन लिखना है तो हमारा वेबसाइट भी है NSDL का, वहाँ जाके आप दे सकते हैं। हमें ईमेल के द्वारा भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी है। अगर आप इस टोल फ्री नंबर में अगर कोई सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में जानकारियाँ चाहिए तो इस नंबर में आप कॉल करके अपनी जो भी जानकारियाँ हैं वो आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रेजेंटेशन में यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। एंड मैं अगले जो स्पीकर्स हैं मिस्टर रोहित जी जो कि NSC से हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो काइंडली इस सेशन को आगे बढ़ाएं। सर आप, इट्स ओवर टू यू सर। थैंक यू पुष्पराज जी। आपने लगभग सभी क्षेत्रों को ये किया है। मैं अपने एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए। पुष्पराज काइंडली कंफर्म करेंगे, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? जी जी दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। मेरा नाम रोहित हुआ और मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोग जब अकाउंट खोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, तो सबसे पहले हमें, आप जब अकाउंट खोलते हैं तो आप अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर हम में से कोई भी अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट पढ़ता नहीं है। बस नीचे कहाँ साइन किया जाए उसका एक पेंसिल मार्क करके या वहीं पर साइन कर लेता है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें चाहिए कि हम अपना अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ें और उसे अच्छी तरीके से पढ़ें। आप जब अपना अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक जगह डूज एंड डोंट्स लिखा रहता है, जिसमें अभी मैंने जो लिखा है वो सब लगभग सारे पॉइंट्स उसमें कवर होते हैं, हालांकि कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो मैं उसे एक एक करके बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप कोई इक्विटी में कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो सेटलमेंट डे होता है T+2 का, हालांकि जनवरी 2022 से हम कोशिश में है कि T+1 डे का सेटलमेंट पे आए, तो अभी तत्काल T+2 डे का सेटलमेंट है। उसके एक दिन के अंदर हमारे खाते में हमारा फंड और सिक्योरिटीज जो भी हमें पाना है वो आ जाना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने के समय हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है सॉरी। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मन करे तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में नहीं आता है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है अभी जो लिया जाता है बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए होता है, जिसमें अगर आप कोई शेयर बेच रहे हैं तो उतना ही शेयर जो है ट्रेडिंग मेंबर अपने आपके डीमेट अकाउंट से उठाकर वो आप जिसे सेटलमेंट के लिए वो उसे ले सकता है। तो इस तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी का काम करता है। आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट जो आप
कोई भी सौदा करते हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो 24 घंटे के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर आ जाना चाहिए। आप उस कॉन्टैक्ट नोट को चेक करें कि आपने जो सौदा लिया था क्या वो वही परचेज है या कोई और है, और अगर और जो चार्जेस लगे हैं या उसमें जितनी जानकारी है उसमें किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी मिले तो आप तुरंत अपने ट्रेडिंग मेंबर को लिखित कंप्लेंट करें, या अगर आप उसको फ़ोन वगैरह से कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर रखें। हर क्वार्टर में कम से कम एक बार आपके स्टेटमेंट्स, जो लेजर स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टॉक ब्रोकर को भेजना अनिवार्य होता है। यदि वो आपकी ईमेल आईडी पर नहीं आ रहा है तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर से कहें कि आपका ईमेल आईडी को चेक करें क्या वो सही रजिस्टर्ड है या नहीं है, और यह पाना आपका अधिकार है, उससे आपको चेक करना चाहिए। हालांकि आप चाहे तो आप अपना लेजर स्टेटमेंट हर महीने भी ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टर हैं तो आप प्रतिदिन भी अपना लेजर स्टेटमेंट अपने ऑनलाइन पोर्टल पे देख सकते हैं। ब्रोकिंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा एक्सेस मनी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही रखिए, क्योंकि यह आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है जहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पैसे अपने ब्रोकिंग अकाउंट में रखना चाहिए। और अब नया प्लेज और रिप्लेज का मैकेनिज्म आ गया है, उसी मैकेनिज्म के अंदर आप अपना सिक्योरिटी को प्लेज और रिप्लेज करिए, और किसी दूसरे जगह अपनी सिक्योरिटी को प्लेज नहीं करें। अगर आप ऑनलाइन सौदा नहीं करते हैं तो आपको हर समय जब भी आप कोई शेयर सेल करते हैं तो आपको DIS स्लिप साइन करके देना पड़ता है, जैसा कि पुष्पराज जी ने बहुत विस्तृत चर्चा की है इसके बारे में। और अपना बैलेंस और सिक्योरिटी अपने डीमैट अकाउंट और लेजर स्टेटमेंट से हमेशा मिलाकर हमेशा वेरीफाई करते रहें कि कहीं भी उसको कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो तो उसे तुरंत रेज करें, किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपको उन चीज़ों को जानना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है और आपको क्या है। जैसे आप कोई शेयर अगर खरीदते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस शेयर के पैसे दें, या कोई शेयर आप बेचते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उस शेयर को आप ट्रेडिंग मेंबर को दें, ताकि जिन्होंने उस शेयर को खरीदा है उनको दिया जा सके। केवल सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के साथ डील करिए, किसी अन्य इंटरमीडियरी के साथ भूलकर भी कोई भी डील नहीं करिए, क्योंकि उसके लिए सेबी एक्सचेंज और डिपॉजिटरी कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा। वो चिट फंड वगैरह की कैटेगरी में आते हैं वो, और अनरेगुलेटेड है। कॉशन अगेंस्ट अनसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट टिप्स, आपको ढेर सारे मैसेजेस आते रहते हैं ये लो वो लो करके, उन सबों पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने ज्ञान पर विश्वास रखना है कि आप कहाँ पे आपको जो अच्छा लगता है आप वही करें। किसी भी इन्वेस्टमेंट टिप्स पर आप कभी भी विश्वास ना करें। इसके बाद आते हैं कि हम लोगों को कुछ ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, आफ्टर इन्वेस्टिंग नहीं, बिफोर इन्वेस्टिंग। इसमें कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट विदाउट एनालिसिस इज लाइक ड्राइविंग अ हाईवे ब्लाइंडफोल्डेड। जैसे कि अगर हमारा आंख बंद कर दिया जाए और हमें गाड़ी चलाने के लिए कहा जाए, वैसा ही है अगर हम इन्वेस्टमेंट बिना किसी एनालिसिस से करते हैं तो यह निश्चित होता है कि हमारे पैसे का हमें वापसी कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना चाहिए कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, और कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय उस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा करिए। तो कंपनी कैसी थी, पहले कैसा किया है, तभी उसके शेयर को आप परचेज करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट रखिए। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट में हमेशा ही बहुत जल्दीबाजी होती है और घाटा लगने की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर मार्केट कभी टूटता भी है तो फिर वापस वो संभल जाता है और आपके पैसे जो हैं आपको घाटे लगने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। आपको कभी भी किसी भी जगह आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये कुछ सवाल है जिसका उत्तर जरूर जान लेना चाहिए। जैसे कि आपको चेक करना चाहिए कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है
या नहीं बढ़ रहा है? क्या कंपनी वास्तव में प्रॉफिट कमा रही है कि या बस डिमांड और सप्लाई मेथड की वजह से उस शेयर का जो है भाव बढ़ता जा रहा है? वो कंपनी ने जितने कर्ज ले रखे हैं, क्या उसे वो दे पाने में सक्षम है, या उसका कर्ज और उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है? और कंपनी जो है ये पहले और अपने कंपटीटर के हिसाब से उसके कंपटीशन में वो उससे ज़्यादा मजबूत साबित हो रही है या कमज़ोर साबित हो रही है? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे उपलब्ध है। एनएसई के वेबसाइट पर इन्हें हमेशा अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पी&एल स्टेटमेंट देना पड़ता है। कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती है। दूसरी कंपनियों के भी जो आपको पी&एल स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ जाकर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको ये जानना होगा कि दो तरह का मार्केट होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। आप प्राइमरी मार्केट आईपीओ का आजकल बहुत दौर चल रहा है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगर कोई कंपनी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में आना है तो उसे अपने आप को पहले लिस्ट करना होता है, और लिस्ट करने के लिए वो अपना आईपीओ प्राइमरी मार्केट में रेज करती है। आईपीओ आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, जहां एस्बा के मेथड से आपका अमाउंट जो होता है आपके बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक कर दिया जाता है। यदि वो आईपीओ आपको मिलता है तो पैसे वहां से काट लिए जाते हैं, और यदि आपको वो आईपीओ नहीं मिलता है तो पैसे बैंक अकाउंट में फिर से अनब्लॉक हो जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितने पैसे आपके रखे हैं, जितना दिन तक रखा है उसके इंटरेस्ट आपको बैंक देता रहता है, और आपके पैसे कहीं जाते नहीं है, आप ही के खाते में रहते हैं। आजकल यूपीआई से और 3-in-1 अकाउंट के माध्यम से भी आप जो है पब्लिक इशू में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी का जो होता है इनिशियल पब्लिक का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, और उसे पूरा और बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद मैं आता हूँ कुछ एडवाइसेस जो कि मैं पहले ही आपको ये डील कर चुका हूँ। अब हम लोग इन्वेस्टर ग्रीवांस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि सेबी की मैम और हमारे एनएसडीएल के पुष्पराज ने आपको बताया कि सेबी का एक स्कूल्स का वेबसाइट है जहां आकर अपना ग्रीवांस रीच कर सकते हैं। ये आप अपना ग्रीवांस यहाँ पर रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के कोई भी, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो ट्रेडिंग मेंबर हो, किसी के भी अगेंस्ट आप यहाँ पे अपना ग्रीवांस जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। यह जो वेबसाइट है बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली और सेंट्रलाइज्ड है, और यह अपने उस विभाग में भेज दिया जाता है जहाँ पर आपका कंप्लेंट है। इसमें कंप्लेंट जो है डालना बहुत आसान है, और हम कोशिश करते हैं कि आपका ग्रीवांस जल्द से जल्द सुना जाए और आपका ग्रीवांस को जल्द से जल्द देखा जाए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप सेबी के एक ईमेल आईडी asksebi@sebi.gov.in पर भी जाकर आप वहाँ सवाल कर सकते हैं, आप वहाँ मेल कर सकते हैं, जहाँ से आपको उचित समय पर आपका रिप्लाई मिल जाता है। और सेबी का 2 टोल फ्री नंबर 1800227575, 1800266755 है, जो मंडे से फ्राइडे तक 9:30 बजे से 5:30 बजे तक काम करता है। आप वहाँ भी अपना जो है ग्रीवांस या कुछ पूछना चाहते हैं, आप वहाँ भी आप डाल सकते हैं और आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से एनएससी की तरफ से मेरा प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त होता है। अब आप लोगों का कोई सवाल होगा तो हम लोग उस सवाल को लेंगे। थैंक यू। Thank you, Mr. Rohit, for giving us, lot of information about stock exchange. Stock exchange के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को क्या क्या ध्यान पे रखना है इन्वेस्ट करते वक्त, तो ये सारी जो जानकारियां हैं हमारे जो भी स्पीकर्स थे आज, तो मेन फोकस आपका जो डूज एंड डोंट्स है उस पर रहा था। तो आपका कोई अगर क्वेश्चंस है सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
कोई भी सवाल आपका सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर है तो आप काइंडली आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। हेलो। हाँ यस सर। सर, मैं पंकज गुप्ता बोल रहा हूँ। यस सर। सर मेरे एक क्वेरी था कि जैसे मेरा डीमेट अकाउंट है हम्म। और मेरे पास उसमें एक शेयर था जो कि डीलिस्ट हो रखा था। हम्म। उसके बाद वो एनसीएलटी में चला गया और टेक ओवर एक कंपनी ने कर लिया। उसके बाद जो टेक ओवर हुआ और मेरे अकाउंट में जो उसके शेयर्स पड़े थे, तो क्या उसका राइट बनता है वो शेयर्स विड्रॉ करने का? कंपनी से कुछ इंटीमेशन आया है आपको लेटेस्ट में? नहीं सर, कुछ नहीं आया था। अच्छा। नहीं, प्रोसीजर जब एनसीएलटी का प्रोसीजर जब कंप्लीट हो गया है, कंप्लीशन जब हो गया है, तो कंपनी ऑलरेडी नई जो कंपनी है उसमें मर्ज होगी। तो हाँ जी, उस उसके बाद यानी कि मर्ज हुई, मगर कोई इंटीमेशन नहीं आई, कोई कंफर्मेशन मेल में नहीं आई हमें। कुछ नहीं हुआ, टेक ओवर हो गया। और उसके कुछ मंथ बाद भी नहीं, साल भर बाद तकरीबन उन्होंने डीमेट से मेरे शेयर्स विड्रॉ कर लिए। ओके। ये पुष्प जी, इस पे मैं इन्हें बताना चाहूंगी, जो इनका सवाल है एनसीएलटी वाला, कि एक्चुअली ये जो आपको मेल कंफर्मेशन कुछ नहीं है, क्योंकि एनसीएलटी ने ऑलरेडी उनका मर्जर अप्रूव कर दिया है, या टेक ओवर जो भी आप बोल रहे हैं, एनसीएलटी का ऑर्डर है, वो हुई अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। तो उनको उसके लिए पहले से जो सारी औपचारिकताएं या जरूरत है वो कंपनी कर चुकी होगी, कि कंफर्मेशन, उसके बाद एनसीएलटी उस चीज को अप्रूव करता है, तो वो ऑर्डर के बाद आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं लेंगे कि ये कंपनी इसमें मर्ज हो चुकी है, और तो वो शेयर एक्सटिंग्विश करके आपके शेयर एक्सटिंग्विश ही होंगे। फिर वो किस रेशियो से मर्जर हुआ उसके मुताबिक आपको यदि कुछ हक बनता है तो फिर आपको नई कंपनी के शेयर मिलेंगे। मैडम उन्होंने कुछ भी यानी कि मेरे हाँ को सर, कोई दूसरी बात कंप्लेंट नहीं किया मैं और उसमें कोई रोहित बोल रहा इंफॉर्मेशन नहीं। हूँ, रोहित बोल रहा हूँ एनएससी से। अगर आपको लगता है कि कंपनी ने आपको अपडेट नहीं किया और आपकी कोई शिकायत है, तो आप एनएससी के वेबसाइट पे जाकर अपना शिकायत दर्ज कर दीजिए। हाँ, हम उस कंपनी से उस सवाल का जवाब लेंगे और आपको अपडेट कर देंगे सर अकॉर्डिंगली। नहीं सर, कंपनी को भी मैंने भेजा था तो कंपनी सर ने अगर कंपनी आपकी नहीं सुन रही है तो फिर आप एनएससी के वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। के थ्रू आए सर हैं क्या? कंपनी को अकेले इंडिविजुअली अप्रोच किया है आपने? स्कोर्स मैडम मार्फत आए हैं या कंपनी अकेले, माने आप खुद से गए? मैडम कंपनी का जो ऑफिस है वो दिल्ली में नहीं, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने हम्म, मेल के थ्रू किया था उनको। तो हम्म, उन्होंने सिर्फ मेरे को यही भेजा कि हमने एक्वायर कर लिया और हमारे सारे राइट्स हमारे पास हैं। ठीक है। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने एनएससी में कंप्लेंट डाला कि जो थोड़े दिन बाद डिस्पोज ऑफ कर दी गई। तो उसका अच्छा, ऐसा रिप्लाई मिला होगा आपको कुछ? क्या कुछ लिखा होगा उसमें? बस वही जो कंपनी ने रिप्लाई किया था, उन्होंने यही लिख के दिया कि एज पर द कंपनी रिप्लाई, बस। अच्छा, हाँ, तो ये मेरे कंपनी को मैसेज आया कंपनी जो कि कौन सी? कंपनी ने आपको रिप्लाई कर दिया है, नहीं, बेसिकली एसआर स्टील। एसआर स्टील तो सर काफी पहले ही जा चुकी है। हाँ, 2008 में मैडम। हाँ, बहुत पहले जा चुकी है, मर्ज हो चुकी है वो तो। हाँ इट इज तो लाइक दे। मगर इसका जो टेक ओवर हुआ है मैडम, ये 2016-17 के करीब हुआ है। अच्छा ठीक हाँ, है सर, अगर अगर फिर भी आपके पास कोई डिस्प्यूट है आप स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हम लोग डालिए। उसको देख लेंगे सर। आप बिल्कुल डालिए, हम भी गौर करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? पंकज गुप्ता मैडम। ठीक है, डालिए, इस कोर्स पर आइए, उसमें हम देखते हैं आपकी कंप्लेंट को। अच्छा मैडम, सेकंड एक और था, 3i इन्फोटेक का था मेरा। मैंने अभी उसका भी कंप्लेंट रेज किया हुआ है। तो मेरे को एक एनएससी ने लिंक भेजा था, जो ऑनलाइन आजकल आपका कंप्लेंट का वो चल रहा है, हम्म, पोर्टल जो चल रहा है। तो वो कंप्लेंट उन्होंने कहा कि आपकी कंप्लेंट उसमें है, मगर वो उसमें हाईलाइट नहीं हो रही है। 3i इन्फोटेक में कि यस नहीं, यस। टेक्निकल इश्यू है क्या? नहीं, बेसिकली उस 3i का तो दिक्कत ये है कि उन्होंने वो किया है, क्या नाम है, जो फंड जो होते हैं उसको डिक्रीज किया। मगर उन्होंने क्या किया कि साथ में हमारा जो स्क्रिप्ट क्वांटिटी थी वो डिक्रीज कर दी, जबकि फेस वैल्यू सेम रखी हुई है। कैपिटल वो हम रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि।
सर एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म एक रीजनल सेमिनार है, और पर्सनल अगर आपका कोई ग्रीवांस है तो इसे हम ऑफ द लाइन ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि ओके अगर आपका कोई भी ग्रीवांस हो तो आप सेबी की वेबसाइट पे जाके इस कोर्स में डाल दीजिए, वहां से आपको उचित आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे लोग हैं, दे विल yes, नॉट बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग यू एंड मी, तो okay, हम लोग okay, okay. जनरल बातें ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। ठीक 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 ठीक, ठीक ओके सर। ठीक ओके, थैंक यू। हाँ, ओ थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरे पास तो 122 आवाज नहीं आवाज कट रही है। आवाज कट रहा है मैडम। हेलो। वो कार्वी में मेरा 122 रिलायंस इंडस्ट्रीज था, उसका तो अभी भी 47 उनके पास पड़ा है। वो तो सेबी ने मेरे को इन्फॉर्म किया था, वो तो दैट इज अंडर आर्बिट्रेशन में करके, बट उसके बाद कुछ पता नहीं चला है क्या हुआ क्या है करके, कुछ भी पता नहीं है। नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल आफ्टर दैट। Yeah, actually, Karvi has been declared defaulter in 2019 itself, उसके बाद and defaulter committee is already doing the settlement of those shares and money, whatever else are there with the investors. If you are if you are aggrieved, there you can file a claim in defaulter committee of the exchange, wherein the same will be dealt, and you will get a resolution there. You'll get this to know everything on the website of exchange. Any other questions? हेलो। Yes sir. मेरा नाम सोनू निगम है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे मैं डिस्काउंट ब्रोकर ज़ीरोधा के साथ ट्रेड करता हूँ, मेरा डीमैट वहीं पे है, तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी हमने साइन कर रहा है, वो जब एप्लीकेशन होता है, जैसे मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो अभी जो CDSL ने एक नया रूल लाया था कि जब आप कोई भी अपने डीमैट अकाउंट से शेयर्स को बेचते हैं तो आपको एवरी टाइम उसको टीपिन से वेरीफाई करना होगा और एक OTP से वेरीफाई करना होगा, तो Yes, जाके correct. वो फिर बिकेगा। तो जैसे कार्वी वाले केस में क्या हुआ था, जो सब आप लोग जानते होंगे, तो क्या ये जो टीपिन और OTP वाला सिक्योरिटी है, इसके बाद कोई भी जो ब्रोकर है वो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स तो अपने मन से तो नहीं बेच सकता है ना? नहीं सर, वो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि कार्वी में तो यही हुआ था कि उन्होंने सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सेबी ने अभी रिसेंट अपना एक सर्कुलर लाया, प्लेज और रिप्लेज, और आप जो बात कर रहे हैं ये प्लेज और रिप्लेज का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपके शेयर कभी भी ट्रेडिंग मेंबर के पास जाते ही नहीं है, ये आपके शेयर जो है NCL के पास जाकर प्लेज हो जाते हैं, और वहां से उसके वैल्यू को उठाकर ट्रेडिंग मेंबर आपको मार्जिन का बेनिफिट देता है, और जब आपका मार्जिन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो उसे रिप्लेज करके और आपको आपका जो है वो शेयर्स को रिलीज कर देता है। इस क्रम में क्या होता है कि आपके शेयर कहीं उठ कर जाते नहीं है, वो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ही रहते हैं। और चूंकि सेबी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि क्लाइंट के खाते से कभी भी शेयर वहां से निकले नहीं और ट्रेडिंग मेंबर के पास कभी जाए ही नहीं, तो शेयर के प्लेज और रिप्लेस सिस्टम में आपके शेयर्स का मिसयूज होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये जो आप थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेरी है ना सर, टीपिन का लाने की वही है कि आप जहां आपको अलर्ट आएगा, खुद ऑथराइज कर रहे हैं, जब तक वो टीपिन नहीं डालेंगे तब तक आपका शेयर ट्रांसफर नहीं होगा। माने टीपिन लाने का उद्देश्य यही है कि एक और सेफ्टी नेट है एक्चुअली, कि कोई आपके शेयर आपकी जानकारी के बिना कहीं ले ही नहीं जा सकता। आप ही ऑथराइज डालेंगे टीपिन तब जाएगा। टीपिन के बाद एक OTP भी आता है रजिस्टर्ड फोन नंबर पे। सर ये वो सेफ्टी मैकेनिज्म है सर, ये एडिशनल सेफ्टी मैकेनिज्म उसी प्लेज और अनप्लेज की प्रक्रिया के लिए ही लाए गए हैं। अच्छा, बाकी एक वेबिनार और एक ऑर्गेनाइज कराने के लिए मतलब मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर किसी को रिसर्च एनालिस्ट बनना हो सेबी के साथ, तो उसको कैसे आगे प्रिपेयर करना चाहिए करियर ओरिएंटेशन के
देखिए प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं बता सकती हूँ सर। आप जो हमारी वेबसाइट पे जो FAQs हैं कि कैसे आप रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, वो FAQs हैं, उसमें आपको जो भी जानकारी है आप उससे जरा देख लीजिए। अगर कुछ नहीं आ रहा समझ तो फिर आप फोन लगा लीजिए, पर पहले आप वो काफी डिटेल्ड नहीं, मैंने सब कुछ देखा था, बस एक चीज की जानकारी है, फोन किसको लगाना है मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा, इसलिए मैंने फिर करेंगे उस जगह के ऑफिस के लिए अपना फोन लगा लीजिए। तो आपको और माने जैसे आप कहाँ पर से बात कर रहे हैं, कहाँ का आप अप्लाई करेंगे, किस जगह से? नहीं नहीं, मतलब जानना था कि जैसे सेबी में रिसर्च एनालिस्ट होता है ना, अगर वो बनना है तो मतलब सेबी अप्रूव्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन का एक मेरा जो है ना वो प्रश्न था, वो कंफ्यूजन था कि वो मास्टर्स डिग्री वाला एक क्वेश्चन था, तो इन्हीं को कौन एक सेबी का एक ईमेल आईडी sebi@sebi.gov.in इस पे लिख दीजिए तो वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को चला जाता है। ओके, थैंक यू मैम, मैं मेल कर लूंगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हेलो। यस सर। सर जैसे ये सर बता रहे थे टीपीन का CDSL ने चालू करा है, तो NSDL का ऐसा कुछ नहीं है क्या? NSDL का आता है ना सर, OTP आता है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल में, जब वेरीफाई करेंगे। मैं जैसे डिलीवरी छोड़ता हूँ तो मेरे को कोई ऐसा OTP वगैरह डिमांड नहीं होता। नहीं आता है सर। आपका NSDL है ना CDSL है? NSDL। नहीं, NSDL में आता है ना OTP, क्यों नहीं आएगा? सर मेरे पास आज तक नहीं आया, जबकि मेरे को करते हुए बहुत टाइम हो गया। नहीं, आप अपनी जो DP है फैसिलिटी वो कैसे हम चेक कर सकते हैं ब्रोकर से? उस ब्रोकर से क्रॉस चेक कीजिए, OTP डेफिनेटली मिलता है सर। विदाउट OTP आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। नहीं, मेरे पास नहीं आता। ब्रोकर को जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी हमने दे रखी है, तो वो इवनिंग में विड्रॉ कर लेते हैं शेयर। सर शेयर विड्रॉ करना और प्लेज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप प्लेज मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो 100% आपके पास OTP आएगा, उसके बिना आप कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी ये है कि अगर मान लीजिए आप अपना शेयर बेच रहे हैं, तो अगर आपने POA साइन करके दिया है तो वो आपसे बिना पूछे और बिना किसी OTP के वो आपके डीमेट से उतने रिस्पेक्टिव शेयर वो उठाकर वो ले सकते हैं। ये उनका हक है क्योंकि आपने उन पर POA साइन करके दिया है। ओके, नहीं तो ये जो बात दोनों कर रहे थे अलग वो अलग प्लेज के चीजें लिए हैं बात सर। कर रहे थे सर जो प्लेज के टीपी लिए OTP। तो प्लेज के लिए OTP जरूरत है, आप अपने ट्रेडिंग मेंबर से कंसल्ट करें, अगर वो आपको नहीं के लिए प्रोवाइड है कर वो रहा। वो यानी कि हमने शेयर छोड़े हैं उसमें जरूरत नहीं है। नहीं सर, वो उसमें जरूरत नहीं है क्योंकि आपने POA दे रखा है। अगर आप POA नहीं देंगे तो आपको खुद से आपको NSDL या CDSL की वेबसाइट पर जाकर वहां से ट्रांसफर करना होगा उन शेयर्स को। ठीक, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। यस सर। हेलो सर, लिसन टू मी। यस, टेल मी। एक्चुअली मैम मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि यदि मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होना चाहिए? सर ये तो इस फोरम के लिए उचित सवाल नहीं है। रोहित जी आप बोलिए कुछ। सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी होना चाहिए कि मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और ये साइकोलॉजी आप कैसे बनाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है। हम हमेशा आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही हो। हाउएवर इन्वेस्टमेंट मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप इस रिस्क के साथ आप काम करिए। आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसी हिसाब से आप सबसे पहले अपना रिस्क एपेटाइट देखिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, मैक्सिमम आप कितना लॉस कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप मार्केट चुनिए। हर आदमी के लिए सिक्योरिटी मार्केट में जगह है, वो अपने रिस्क के हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन सर मैं कई बार ट्रेडिंग कर रहा हूँ, करीब 3-4 साल से करता आ रहा हूँ। लेकिन सर जब मार्केट में जब काम करता हूँ तो उस समय सर मतलब साइकोलॉजी बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग, ट्रेड के अकॉर्डिंग कुछ तो अलग सा हाँ, होता मेरी है। एक ही सलाह होगी सर, आप थोड़ा और नॉलेज बढ़ाएं और पढ़ें और जानकारी इकट्ठा करें, तब आप ट्रेडिंग करें। देखिए अगर उसमें आप अपनी जितना आप कंपनीज का स्टडी करेंगे, जितना आप मार्केट का स्टडी करेंगे, आपका निर्णय उतना सटीक होगा। और इसको करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ माने ज्ञान प्राप्त करना कंपनी के बारे में है, वो भी जो भी जो ऑथराइज सोर्सेज है उनसे आप कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, तो आपको निश्चित तौर
पे आप जो बैठे उसके हिसाब से आप बढ़ पाएंगे, नहीं तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आप भरोसा ना करें। नहीं सुनी सुनाई मैम बातों पे तो मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि कई मेरे दोस्त कर रहे हैं, हमसे बाद में करना शुरू करा है, तो वो सिर्फ एडवाइजरी पे काम कर रहे हैं। तो मैंने तो बोला भी है कि एडवाइजरी पे यार काम मत करो, जो सेल्फ नॉलेज है जो या सेल्फ कॉन्फिडेंस है तुम्हें मार्केट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो वो तो मतलब हमें ये बोल मतलब बता रहा है कि यार देखो ऐसा है ना कि जो मार्केट में जो सक्सेस है ना उसकी बात मानो। खैर वो देखिए हर किसी का नजरिया है इस मामले में। मैं ये कहूंगी आप किस तरह का चीज करना चाह रहे हैं अपने जीवन माने मार्केट से, आप क्या निकालना चाह रहे हैं उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। मार्केट से तो एक ट्रेडर का यही हाँ, मैक्सिमम लॉस मिनिमम माने मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस, दिस इज द ग्राउंड रूल, पर उसके लिए नॉलेज। चलो इट्स ओके मैम, आई विल ट्राई। ओके थैंक यू। This is why we are doing such kind of investor awareness program, because आप अगर इस इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में जुड़े रहेंगे तब आपके पास सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में एक्चुअल इन ग्राउंड नॉलेज मिलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट आप अकॉर्डिंगली कीजिए। सो एंड प्लीज याद रखिए इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गैम्बलिंग। हाँ एकदम करेक्ट। रोहित जी एक बात बोलना चाहते हैं, आज की तारीख में सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ गया है। ये मेरा बहुत सारे इसको बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह ना खेले, ये गैम्बलिंग नहीं है, यह एक इन्फॉर्म्ड लोगों का जगह है और वास्तव में आपके पैसे लगते हैं, आपके हार्ड अर्न मनी लगते हैं, इसलिए इसको गैम्बलिंग की तरफ बिल्कुल मत करें। एज अ बिजनेस ट्रीट करें इसको, बिल्कुल एज ए बिजनेस, एज ए करियर पाथ, एवरीथिंग, बट नॉट एज गैम्बलिंग। हेलो, सुबह उठा और आज अपना अखबार में दिन देखा और पैसे लगा दिए, ऐसा कुछ समझे में नहीं आता है। हेलो, बस यस सर प्लीज। मेरा नाम मोहन मेहता है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, मेरा जो है ट्रेडिंग है IDBI के थ्रू, तो अगर मैं कुछ सेल करता हूँ तो सेल पे मार्जिन 100% क्यों है? अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को कैश चाहिए, तो मैं कुछ बेचने जाता हूँ बाजार में, अगर मेरे से कहा जाए कि भी आप पहले पैसे लेके आओ उसके बाद हम आपको ये बहुत अच्छा सवाल किया है सर। इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। आपसे मार्जिन तभी मांगा जाता है जब आप या तो आपने POA नहीं दे के रखा होगा ट्रेडिंग मेंबर को, और आप अपना शेयर जो है DIS के माध्यम से या ऐप के माध्यम से ट्रांसफर करते होंगे। उस स्थिति में 2 साल पहले सेबी ने एक सर्कुलर लाया कि बीच में क्या हो गया था कि शेयर्स लोग बेच रहे थे बट डिलीवर नहीं कर रहे थे, तो बैड डिलीवरी का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए आया है। और उस समय जो बेच रहे थे उनके अकाउंट में उतना भी पैसा नहीं होता था कि ऑक्शन मार्केट करके उनसे वो पैसे वसूले जा सके। तो सेबी ने लेके आया कि यदि आप अपने शेयर को डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने शेयर बेचने के लिए पहले मार्जिन रखना पड़ेगा। तो यदि आप किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं देना चाहते हैं तो आप अपना शेयर जो है ट्रेडिंग मेंबर को पहले ही आपको डिलीवर कर देना होगा, और तब अगर आप शेयर बेचते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। नहीं मतलब मेरा देखो, मेरा जो डीमैट अकाउंट है PNB में है। और आपका सर नाम नहीं लीजिए काइंडली, ट्रेडिंग मेंबर का और डीमैट अकाउंट का नाम का, मैं सीधे कहना चाहूंगा कि आपका डीमैट अकाउंट अलग कंपनी में और आपका ट्रेडिंग अकाउंट अलग कंपनी में होगा। सही है, हाँ। जिसकी वजह से वो POA नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कोई दूसरी कंपनी से वो शेयर नहीं उठा सकते हैं। इस स्थिति में अब अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो एक जगह डीमैट अकाउंट रखेंगे, और अगर या आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपका NSDL उस डीमैट होल्डर जो अकाउंट होगा NSDL के पास होगा तो आप NSDL का ऐप यूज करके उस शेयर्स को खुद ही ट्रांसफर कर सकते हैं। CDSL का होगा तो CDSL का भी ऐप यूज करके आप उसे खुद ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब मुझे IDBI को ट्रांसफर करना चाहिए? बिल्कुल सर, फिर मैं बोलूंगा नाम नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे किसी भी ट्रेडिंग मेंबर का। हमें एक उस डीमैट अकाउंट का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट ट्रेडिंग मेंबर को आप ट्रांसफर कर दिया करिए शेयर्स, तो कभी भी वो आपसे मार्जिन नहीं मांगेंगे।
उसमें प्रोविजन होगा उसके अंदर, मतलब उस ट्रेडिंग के मेंबर के पास अरेंजमेंट होगा ये वाला? सर ये सेबी का सर्कुलर है, वो मांग नहीं सकता। अगर आप पहले दे दिए हैं और फिर भी वो मांग रहे हैं तो हमारे स्कोर्स वेबसाइट पे आके आप उस ट्रेडिंग मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब उस ऐप में प्रोविजन होगा कि उसको मैं ट्रांसफर कर बिल्कुल सकूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छेत्री जी आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे क्या? हाँ डेफिनेटली, आप स्पीडी के माध्यम से भी उसको कर सकते हैं सर। ट्रांसफ़र अगर करना है तो हमारा स्पीडी में यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो सारे क्रेडेंशियल्स जो है अपने डीपी या फिर ब्रोकर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं उसको। अच्छा, ऐप का नाम क्या है जो NSDL वाली? वेबसाइट है सर, स्पीडी बोल के है, स्पीडी। अच्छा, उनकी ऐप नहीं है? ऐप स्पेसिफिक नहीं है सर, वेबसाइट है स्पीडी बोल वेबसाइट पे करना पड़ेगा। अच्छा हेलो। मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरा जो है, जी सर। तो मेरे जान पहचान वाले हैं, मतलब मेरे मेरे जो हैं उनके पास 11 शेयर है कि कंपनी के, ठीक है, वो बहुत पुराने हैं। अब उनको उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, हाउसवाइफ है, पैन कार्ड भी नहीं है उनके पास। तो उसको ट्रांसफर कराने के लिए उनको रिक्वेस्ट करा, बोलते हैं इनका डीमैट अकाउंट खुलवाओ। अब हमारे पास सिर्फ 11 शेयर है, उसके लिए हम पहले अकाउंट खुलवाएं? बिल्कुल सर। क्या प्रॉब्लम है? शायद मैम कुछ कहना चाहेंगे। बोलना चाह रही थी, आज की तारीख में आपको फिजिकल शेयर ट्रांसफर करने के लिए डीमेट अकाउंट डीमेट में ही ट्रांसफर होंगे, फिजिकल शेयर फिजिकल फॉर्मेट में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। नहीं, मेरे को मान लो मेरे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने हैं, मेरा तो डीमैट अकाउंट है, नहीं जिनको ट्रांसफर करना है उनके पास नहीं है। वो सर आज की 31 मार्च 2020 के बाद शायद। क्यों रोहित जी, मेरी तारीख सही है पुष्प जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद से आपको आपका डीमैट अकाउंट रखना ही रखना है, उसके बिना आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये कोई उसकी उपाय ही नहीं है। काफी दिनों तक इस चीज का प्रचार किया जा रहा था कि आप आखिरी मौका है, आप ट्रांसफर करने के लिए डीमेट रिक्वेस्ट माने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दीजिए, फिजिकल में ट्रांसफर नहीं होगा। फिजिकल शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द सेम पर्सन। ये काफी 31 मार्च 2020 से बंद है उसके। मैंने उससे पहले उनको रिक्वेस्ट भेजा था कंपनी को, तो भेजा था मैंने मार्च में, मेरे को याद है। हाँ, तो उन्होंने करा नहीं ट्रांसफर, क्या और बोला? वापस भेज दिया। क्यों, क्या बोल उन्होंने के? बोला, देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बहाना लिया कि हमारे पास जो है, जब उन्होंने रिप्लाई करा ना, तो अप्रैल में रिप्लाई करा मेरे को। नहीं वो ठीक है, आपका डेट ऑफ उनके पास पीओडी कब रिसीव हुआ उस तारीख से माना जाएगा। अच्छा चलो, खैर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 2019 की बात है या 2020 की बात है, मेरे ख्याल 19 की है शायद। नहीं तो 19 तो फिर तो सर आपको रिलॉन्च करना चाहिए था। आज तो 2021। 19 है या 20 है? 20 होगा तो, जो भी मतलब मार्च की जो डेट थी उससे पहले भेजा था मैंने। बट जहाँ तक सर अब हमारी जानकारी है कि डीमैट अकाउंट खोलने के बिना वो कर पाना अब तो शायद पॉसिबल नहीं है। हाँ, नहीं एक्चुअली कुछ रिलॉन्च रिक्वेस्ट में भी कुछ इश्यू चल रहे हैं, पर पता नहीं इनका शायद रिलॉन्च रिक्वेस्ट में आएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। आप जरा कंप्लेंट फाइल किया होगा आपने शायद इस मामले में। नहीं मैंने नहीं करा। तो इस कोर्स में आ जाइए सर, इस कोर्स तो शायद पूरा समझ भी पाएंगे। इस कोर्स में सेम आप पूरा जो आपका करस्पॉन्डेंस हुआ, आपने भेजा, ये सब लिख भी दीजिए, सबूत भी दे दीजिए, तो फिर आप कंपनी से टेकअप किया जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा जानकारी उसमें कि होगा नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, अब ये भी पता पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है मैडम। अब हाँ। आप सेवी से है ना आप? हाँ जी, मैं सेवी से हूँ। अच्छा, तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। हाँ बोलिए। अगेन, मेरा जो एक ट्रेडिंग मेंबर जिसके पास मेरा अकाउंट है, उनसे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। हाँ ठीक है, आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है PDF फॉर्म में। ठीक है। हाँ, तो पहले तो मेरे को PDF फॉर्म से टेक्स्ट कॉपी करने देता था मेरे को, कंपनी का कोड वगैरह नंबर जो है सारी डिटेल मेरे को कॉपी करने देता था। कुछ टाइम से पहले, मतलब मेरे ख्याल साल भर हो गया या ऐसा कुछ हो गया, पिछले साल उन्होंने कुछ किया चेंज सिस्टम में अपने, तो उसके बाद PDF आता है, पर मेरे को PDF से कॉपी नहीं करने देता। मैंने उनको बोला भी मेरे को कम से कम कॉपी करने दो, तो कहते नहीं ये सेबी का फॉर्म है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। नहीं हो सकता सर जी। मेरे को तो ये रिप्लाई दिया उन्होंने मेरे को ईमेल पे। ऐसा तो मेरे ख्याल से कॉपी PDF सर कॉपी करना और नहीं होना एक्चुअली अब इसमें सेबी और एक्सचेंज क्या करेगा। सेबी ने मैंडेट करके रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजा जाना चाहिए जो कि नॉन एडिटेबल फॉर्म में हो। तो नॉन एडिटेबल फॉर्म में सर PDF ही होता है,
इसलिए वो पीडीएफ में भेजते हैं। और यदि आपको अपने ट्रेड की जानकारी लेनी है तो आप उनसे अलग से ट्रेड समरी करके एक रिक्वेस्ट होता है, ट्रेड समरी ले लिया करिए। देखो सर, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट मेंटेन करता हूँ, उसमें मैं कॉपी समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। अगर तो आपका कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो एक्चुअली समस्या हमारे अधीन नहीं है, ये तो टेक्निकल इशू है और उनको पीडीएफ में भेजना है। तो अगर मैं इसका उपाय आपको बता रहा हूँ कि हर टेलीवेपर ट्रेड समरी प्रोवाइड करता है, आप उनसे ट्रेड समरी मांग सकते हैं। और ट्रेड समरी अब कॉपी नहीं हो रहा है, इसके लिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो पीडीएफ को इसमें करते थे। ये सब हमारा सर लुकआउट नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें आपको मुझे नहीं लगता है कुछ मदद कर पाएंगे। नहीं, मेरा हालांकि कहना आप मैं ट्रेड समझ रहा समरी हूँ। मांग सकते हैं, ठीक है, आप ट्रेड समरी मांग सकते हैं उनसे, जो कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ट्रेड समरी किस फॉर्म में होती है? वो भी पीडीएफ में होती है? वो भी हो सकता है कि वो पीडीएफ में ही दे। हाँ, तो अब उन्होंने अपने सिस्टम में जो करा, जब जनरेट करते हैं पीडीएफ, उसमें परमिशन की बात होती है कि अगर कॉपी अलाउड है नहीं तो ठीक सर है, रीड ओनली दो, आप एडिट करने का मत दो। ये तो अब नहीं, देखो, मेरे को उन्होंने जो एक्सक्यूज दिया ना कि ये सेबी ने प्रेस्क्राइब कर रखा है। सेबी ने प्रेस्क्राइब करके ये तो नहीं कहा कि किसी को कॉपी नहीं करने देना। सेबी ने ये कह रखा है कि उन्होंने तो मेरे को ऐसे जवाब दिया है ना सर, किसी सेबी ने सिर्फ ये कह रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जाना चाहिए जो कि नॉन एडिटेबल फॉर्म में हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ। उनके हिसाब से तो कॉपी भी नहीं करना चाहिए, ये भी सेबी ने बोला है। नहीं सर, कॉपी का देखिए, ये कॉपी करना से सेबी को कोई मतलब नहीं। आप कॉपी कर रही है उसमें से क्या आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट में से एक स्क्रिप्ट कॉपी करना होगा, स्क्रिप्ट का नाम, पर वो उसमें हम क्यों बोलेंगे? ये तो आपका अपना रुपया रखने का तरीका बने, आप कैसे अपनी जानकारी अपने हिसाब से रखना चाहते हैं उसमें सेबी तो अब अगर वो मेरा नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ कंप्लेंट करूं उसकी? सर, कॉपी कर देने के लिए हम लोग बाध्य नहीं कर सकते हैं। नहीं, कॉपी करने के लिए नहीं। देखो, अगर प्रोविजन है उसमें नॉन एडिटेबल हो, ठीक है, मानते हैं उसमें, ठीक है ना, एडिट नहीं होना चाहिए, तो मैं पहले आपको कॉपी यही करने बता देने रहा हूँ, का। आप एक बार अपने ट्रेडिंग मेंबर से बात करें कि आप उसको ट्रेड समरी आपको एक्सेल शीट में प्रोवाइड करें। अगर वो नहीं करता है तो सर ये सर्विस का इशू है, हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, दैट इज इशू ऑफ सर्विस। फिर आपको अगर एक कहावत है कि एक दुकान अच्छी नहीं लगे तो हम दूसरी दुकान जहाँ हमको सर्विस प्रोवाइड होता है अच्छा, वहाँ हम जा सकते हैं। तो ये दिस इज मैटर ऑफ सर्विस कि वो आपको क्या सर्विस दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। आप उनसे एक बात करिए कि मुझे एक्सेल शीट में मुझे ट्रेड समरी चाहिए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। बिल्कुल मुझे उम्मीद तो नहीं है उनसे, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है जी। थैंक यू ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ आज के जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं आप तक थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला होगा सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग कवर कर रहे हैं, आप NSDL वेबसाइट में जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। सो मैं आज के जो स्टीम स्पीकर्स हैं, मिस प्रीति पाठक मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अपने समय निकालकर हमारे इस वेबिनार में प्रश्न जो पूछे हैं सारे के उत्तर देते हुए पार्टिसिपेट किए हैं। थैंक यू मैडम, एंड थैंक्स टू मिस्टर रोहित ऑल्सो फ्रॉम NSE फॉर योर वैल्यूबल टाइम. With this, I will conclude our today's webinar with due permission of madam. या प्लीज यू कैन कंक्लूड। और आप सभी यदि कोई समस्याएं हैं तो आप हमें लिख सकते हैं और इस कोर्स में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय।